हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग डेली बेसिस पर आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज भी हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए और नोट करते हुए चलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन हाँ, अगर आप लोग किसी भी जी के रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्जाम के लिए जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है। अगर देखा जाए किसी भी अर्थव्यवस्था में तो मुद्रा का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और ज़्यादा पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता होगा कि विनियमन को सुगम बनाना, विनिमय को आसान बनाना, ये मुद्रा का मुख्य कार्य होता है। तो विनियमन क्या होता है तो आप लोगों को पता होगा, जैसे किसी वस्तु को किसी चीज़ को आप ले रहे हैं तो उसके बदले में किसी चीज़ को दे रहे हैं, तो ये होता है, ये पहले होता था विनिमय। लेकिन अब होता है किसी चीज़ को आप लेते हैं तो उसके बदले आप क्या कर देते हैं, मुद्रा दे देते हैं, पैसा दे देते हैं। तो इस कार्य को सुगम बनाने यानी कि विनियमन को सुगम बनाने का जो कार्य होता है वो मुद्रा का मुख्य कार्य होता है, ये ध्यान रखेंगे। आप लोगों को पता होगा कि उत्तर वैदिक काल से पहले जब ये विनियमन होता था तो क्या होता था, एक वस्तु के बदले में कोई दूसरी चीज़ दे दी जाती थी। उस समय पैसों का रिवाज नहीं था। तो अब क्या होता है, अब किसी चीज़ को कोई लेता है तो क्या कर देता है, उसके बदले वो पैसा चुका देता है या मुद्रा दे देता है। तो ये ध्यान रखेंगे, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या होता है, विनिमय को सुगम बनाना, लेन देन को सुगम बनाना, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है क्या, और बहुत पूछे जाने वाला बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की। अब तो पहला यही ध्यान रखेंगे कि जो ये अस्थाई बंदोबस्त है, इसे कभी कभी अस्थाई बंदोबस्त ना कहकर जब उसे क्वेश्चन फंसाना होता है तो इसी क्या कह देता है, ये इस्तिमरारी कानून या सूर्यास्त कानून, इसी को कहा जाता है इस्तिमरारी बंदोबस्त या इसी को कहा जाता है सूर्यास्त कानून। ध्यान रखेंगे, इसी के तीन नाम हैं, एक तो स्थायी बंदोबस्त और एक हो जाएगा इस्तिमरारी बंदोबस्त और एक हो जाएगा या इस्तिमरारी कानून और एक होता है सूर्यास्त कानून। तीनों इसी का नाम है, पहले तो ये ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखेंगे कि इसे लागू कब किया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त जो है उसे 1793 में लागू किया गया था। अच्छा, इस समय गवर्नर कौन थे, तो इस समय गवर्नर कौन थे, ध्यान रखेंगे कॉर्नवालिस थे, ये भी क्वेश्चन बनता है। इस समय कौन थे, तो ध्यान रखेंगे इस समय कॉर्नवालिस गवर्नर थे, ये ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे अस्थायी बंदोबस्त को इस्तिमरारी या सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है, 1793 में लागू किया गया। इस समय गवर्नर कौन थे, तो ध्यान रखेंगे कॉर्नवालिस थी। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ये तीन प्रणाली आई थी। एक आई थी अस्थायी बंदोबस्त, एक आई थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो कि यहाँ है, और एक है महलवाड़ी बंदोबस्त। तो ध्यान रखेंगे ये तीन थी। तीनों के समय गवर्नर कौन थे ये पूछा जाता है, तीनों का समय पूछा जाता है कि किस समय ये लागू की गई थी, और तीनों का पूछा जाता है किस क्षेत्र में। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार पूछा गया था कि जो मुंबई में व्यवस्था लागू की गई थी कर लेने की, उसका नाम क्या था। तो आप लोगों को पता होगा क्या नाम था उसका, तो रैयतवाड़ी। तो इसलिए हम लोग तीनों को यहीं देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया और कॉर्नवालिस इस समय थे, ये ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद दो यहाँ नीचे है, इसे यहाँ समझ लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि पहले तो इसे कर्नल रीड ने क्या किया था, लागू किया था 1792 में, और फिर 1820 में बात करें तो हेक्टर मुनरो ने इसे बाद में पुनः लागू किया, यानी कि ये बंद हो गई थी फिर से चालू किसने किया था, तो ध्यान रखेंगे हेक्टर मुनरो। तो ध्यान रखेंगे 1792 और 1820, पहले किसने, तो कर्नल रीड, फिर बाद में हेक्टर मुनरो। उसके बाद महलवाड़ी बंदोबस्त जो गांव में लागू किया गया था, शुरू किया गया था, वो 1819 में हार्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने इसे लागू किया था। तो तीनों को पता चल गया होगा। सबसे पहले क्या था, अस्थाई बंदोबस्त, किसने,
तो कार्नवालिस ने शुरू किया था। दूसरे की बात करें रैयतवाड़ी, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कर्नल रीड, फिर हेक्टर मुनरो। उसके बाद तीसरी महलवाड़ी की बात करें तो किसने, हार्ड मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। अब ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पहले ये समझ लीजिए कि अस्थाई बंदोबस्त जो है वो किस क्षेत्र में चालू किया गया था। तो ध्यान रखेंगे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में पहला चालू किया गया था, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की बात करें तो ध्यान रखेंगे मुंबई के क्षेत्र में, असम मुंबई इनके क्षेत्र में ये, और ज़्यादातर मुंबई ध्यान रखेंगे, असम मुंबई इनके क्षेत्र में ये लागू किया गया था। और महलवाड़ी जो बंदोबस्त है ये पंजाब, मध्य प्रदेश, मध्य भारत में चालू किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे। अब आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में भ्रमण करने के अधिकार की गारंटी देता है। आप लोगों को पता होगा जो 19 है, अनुच्छेद 19 है, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत 6 आते हैं, सभी लोगों को पता होगा। तो भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता ये किस में है, तो आप लोगों को पता होगा खंड डी, 19 के डी में है। आप लोगों को पता होगा 19 के 1A में क्या है, आप लोगों को पता होगा बोलने की स्वतंत्रता, सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता। 19(1)A में क्या है, तो ध्यान रखेंगे कि 19(1) के ए में क्या है, 19(1) के ए में है बोलने की स्वतंत्रता। और 19 के डी में क्या है, तो ध्यान रखेंगे कि भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता किस में है, 19 के डी में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, किस स्थान पर आयोजित की गई कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जी ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब दादा भाई नौरोजी आप लोग इन्हें जानते होंगे, क्यों जानते होंगे, क्योंकि पहले तो बात ये है जो बहुत पूछी जाती है कि इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की है। तो इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की है। एक तो ध्यान रखेंगे, एक तो 1886, फिर 1893, फिर 1906, जो कि इसमें पूछी गई है। तो पूछा जाए दादा भाई नौरोजी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की कितनी बार अध्यक्षता की है, तो 3 बार, 1886, 93 और 1906 में की है। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक है, आप लोगों को पता होगा। अच्छा, अब ये यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी जी ने स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था। तो ध्यान रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी जी ने जो 1906 में अधिवेशन हुआ था, कहाँ, कलकत्ता में, कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था 1906 में। इसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, और इसमें उन्होंने क्या किया था, इसमें उन्होंने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप लोगों को पता होगा कि 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी बेसेंट, जो कि कलकत्ता में होता। तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली महिला बनी थी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, और अगर यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो बहुत क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आप लोग कहते हैं थोड़ा शॉर्ट पर समझाए, नहीं तो अब कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, मुंबई में तेजपाल विद्यालय में हुई थी, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद बात करें उस समय गवर्नर कौन थे, तो डफरिन थे। क्वेश्चन तो बहुत बन सकते हैं, लेकिन अब सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन में नहीं हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए। तो 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ये ध्यान रखेंगे। मैंने बताया कि इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1886, 1893 और 1906। रिखमपदा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। अब देखिए, फोक डांस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का। ये रिखमपदा कहाँ का है, तो ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश का है। और आप लोगों को पता होगा कि मुखौटा, छालो, वांचो, हुरकानी, युद्ध नृत्य और रिखमपड़ा, ये सारे कहाँ के हैं, सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश के फोक डांस हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत पूछे जाने वाले हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो सागा दावा कहाँ का है, बिहार का है, आप लोगों को पता होगा। तो रिखमपड़ा ध्यान रखेंगे, मुखौटा, छालो, वांचो, हुरकानी और युद्ध नृत्य सारे कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के, ये सारे ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें
तो देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक प्रशंसित कथक नर्तक हैं जिनके नाम कई पुरस्कार हैं। तो केलूचरण महापात्रा, पंडित बिरजू महाराज, गुरु विपिन सिंह, गुरु अमली सिंह। तो देखिए मैंने बताया था कि गुरु और सिंह जहाँ भी एक साथ आए वो मणिपुरी से संबंधित होगी। कहाँ से? मणिपुरी के। और मणिपुरी क्या है? एक क्लासिकल डांस है। मणिपुर आप लोगों को पता होगा। और गुरु विपिन सिंह आप लोगों को पता होगा, झावेरी बहनें दर्शना, नैना, स्वर्णा और रंजना, ये 4 झावेरी बहनें थी जिनके गुरु कौन थे? गुरु विपिन सिंह थे। तो गुरु विपिन सिंह, गुरु अमली सिंह, गुरु और सिंह जिनमें 2 साथ दिख जाए, गुरु और सिंह, ध्यान रखेंगे वो मणिपुरी से संबंधित होंगे। और झावेरी बहनें भी किस क्लासिकल डांस से संबंधित है? तो मणिपुर से, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, केलूचरण महापात्रा, मैंने बताया था चरण और महापात्र जहाँ भी दिखे आंसर क्या मानना है? ओडिसी। ये ओडिशा डांस से संबंधित है केलूचरण महापात्रा। ऑप्शन क्या बचा? 1 पंडित बिरजू महाराज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मैंने बताया गुरु विपिन सिंह, गुरु अमली सिंह मणिपुर के हो गए, केलूचरण महापात्र ओडिसी से हो गए। तो आंसर क्या हो गया? पंडित बिरजू महाराज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, देखिए भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? अब पहले दूसरी बार जानने से पहले ये जानना होगा कि पहली बार कब हुआ था। तो ध्यान रखेंगे जब पहली बार एशियन खेल हुआ 1951 में हुआ था। ये ध्यान रखेंगे कि 1951 में जब एशिया खेल हुआ पहली बार तो कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था। और इसकी शुरुआत किसने की थी? इसका उद्घाटन तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। ध्यान रखेंगे पहला एशियाई खेल 1951 में हुआ था और शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये ध्यान रखेंगे। इसमें भारत की रैंक क्या आई थी? 2nd रैंक आई थी। इसमें भारत की 2nd रैंक आई थी। भारत 15 गोल्ड जीता था इसमें। ध्यान रखेंगे पहला एशियाई खेल 1951 में दिल्ली में हुआ, शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी और इसमें भारत की रैंक 2nd आई थी। इसमें भारत ने 15 गोल्ड जीते थे। पहले रैंक पर कौन आया था? तो पहली रैंक पर जापान आया था और ये 24 गोल्ड जीता था। ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरी बार कहाँ हुआ था? तो एशियन खेल्स आप लोगों को पता होगा कि 4 साल पर होता है, लेकिन जो दूसरी बार हुआ था वो केवल और केवल 3 साल पर हुआ था, इसीलिए वो बहुत पूछ लिया जाता है। 1951 में पहला हुआ था, उसके बाद 1954 में ही फिर हो गया, यानी कि 3 साल के अंतर पर ही हो गया, इसलिए फंसाता है, सन पूछता है। तो 1954 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मनीला। कहाँ हुआ था? फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ था दूसरा। ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि भारत में दूसरी बार कब हुआ था, न कि पूछ रहा है दूसरा एशियाई खेल। तो ध्यान रखेंगे भारत में पहला तो 1951 में हुआ था, दूसरी बार कहाँ हुआ? तो ध्यान रखेंगे कब हुआ? तो 1982 में। कब हुआ था भारत में दूसरी बार एशियाई खेल? कब हुआ था? 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में हुआ था। ये ध्यान रखेंगे। भारत की इसमें रैंक क्या आई थी? तो भारत में इसकी रैंक, यहाँ पर रैंक आई थी 5वें नंबर की। भारत की रैंक 5 थी यहाँ पर, ध्यान रखेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1982, सॉरी, राइट आंसर क्या होगा? देखिए भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ? तो 1982, 1982। देखिए पहली बार कब हुआ? 1951 में। दूसरी बार कब हुआ? तो 1982 में हुआ था। और ध्यान रखेंगे इसमें भारत की रैंक क्या थी? 5वीं रैंक थी। और यहाँ पर शुभंकर भी पूछा जाता है, तो अप्पू हाथी यहाँ पर शुभंकर था, क्योंकि भारत में हुआ था इसलिए पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर शुभंकर क्या था? तो यहाँ पर शुभंकर था अप्पू हाथी और भारत की रैंक 5वीं थी। ये ध्यान रखेंगे। आई होप अब आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, क्या लिखा है? फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 नई दिल्ली। तो ध्यान रखिएगा कि पहला जो एशियन गेम्स हुआ था वो 1951 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। भारत की रैंक 2nd थी। फर्स्ट रैंक पर कौन था? जापान था। ध्यान रखेंगे भारत के पास 15 गोल्ड आए थे। अगला क्वेश्चन, और दूसरा 1982 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और भारत की रैंक उसमें 5वीं थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला ध्यान रखिए, पिंजर निम्नलिखित में से किसका उपन्यास है? पिंजर किसका उपन्यास है? विक्रम सेठ, R.K. नारायण, अमिताभ घोष या अमृता प्रीतम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृता प्रीतम की है। पिंजर किसका उपन्यास है? अमृता प्रीतम। तो ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, डाल्टन ने 1808
डाल्टन ने 1808 में रासायनिक अपक्रियाओं को समझने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रकाशित किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में 1803 बताया है कि डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत कब दिया था, 1803 में। तो हाँ, ये सही है, डाल्टन ने पहली बार परमाणु सिद्धांत कब दिया था, 1803 में। लेकिन विस्तृत रूप से उसे प्रकाशित कब किया था, वो 1808 में किया था। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ से, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएं। तो ध्यान रखिए, डाल्टन ने 1808 में रासायनिक अपक्रियाओं को समझाने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रकाशित किया था, तो परमाणु सिद्धांत। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु सिद्धांत। आप लोगों को पता होगा पहला परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, महर्षि कणाद ने। और उन्होंने कहा था कि पदार्थ जब टूटना बंद हो जाए, उन्होंने बताया था कि जब किसी पदार्थ को विभाजित किया जाता है तो विभाजित होता जाता है, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है तो कि वो टूटना बंद हो जाते हैं, विभाजित होना बंद हो जाता है, और उसी को परमाणु कहा जाता है। लेकिन जब डाल्टन आए तो उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं, हम परमाणु को भी छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। उन्होंने कहा कि हम परमाणु को भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित कर सकते हैं। ये किसने कहा, डाल्टन ने कहा। तो इन्होंने ये परमाणु सिद्धांत कब दिया था, तो ध्यान रखेंगे 1803 में, और पूर्ण रूप से विस्तारित किया था तो 1808 में। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है। तो देखिए, संतूर वादक में दो नाम सिर्फ ध्यान रखेंगे जो बहुत पूछा जाता है। एक तो ध्यान रखना है पंडित शिव कुमार शर्मा, और एक ध्यान रखना है भजन सुपारी। क्या ध्यान रखना है, भजन सुपारी। ये दो ही नाम पूछे जाते हैं बहुत। तो संतूर वादक में दो नाम ध्यान रखेंगे, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी का। वैसे ही सारंगी पूछ लिया जाए तो सारंगी वादक पूछ लिया जाए तो उसमें भी दो नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं सारंगी वादक में। कौन कौन से, तो एक तो आप लोगों को पता होगा बूंद खान, और एक पता होगा सुल्तान खान। ये दो नाम ध्यान रखेंगे, बूंद खान और सुल्तान खान किससे संबंधित है, सारंगी वादक। और संतूर में मैंने बताया पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बहुत पूछे जाते हैं, तो ये हैं बांसुरी वादक। कौन है, बांसुरी वादक। अच्छा, पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर, विलायत खां, अरविंद पारेख, ये सभी किसके हैं, तो ये सभी आप लोगों को पता होगा, बहुत पूछे जाने वाले हैं, सितार वादक। तो सितार वादक मैंने यहाँ बता दिया आप लोगों को, संतूर वादक बता दिया, सारंगी वादक भी बता दिया, और भजन सुपारी को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी वादक ये भी बता दिया। तो नोट करेंगे सारी बात। किस भारतीय संगीतकार का संबंध बांसुरी से है, तो मैंने अभी बताया पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन आप लोगों को पता होगा, तबला वादक हैं, बहुत पूछे जाएंगे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्नलिखित में से किसकी काली मिट्टी वाले क्षेत्र को उपभेदन के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, प्रायद्वीपीय पठार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला देखिए क्या है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखेंगे। मृदा विज्ञान के क्षेत्र में ह्यूमस क्या होता है। अब आप लोगों को पता होगा ह्यूमस क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी होती, तो खनिज समृद्ध यौगिक होता है ह्यूमस, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मीदम मीफी त्यौहार मनाया जाता है। तो मैंने बताया था बिहू, माजुली, मीदम मीफी, रजनीगबरा, हरनीगबरा, दौल, ये सब कहाँ के हैं, सारे के सारे कहाँ के हैं, सारे के सारे असम के हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14, तो क्या है देखिए, फसलों का कौन सा समूह रेशेदार फसलों से संबंधित है और भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित होता है। तो ये सभी लोगों को पता होगा रेशेदार फसलें कौन सी होती हैं जो बहुत पूछी जाती है। एक तो कपास होता है और एक होता है जूट, तो ये हम लोगों का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन भी होगा जूट और भांग, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक छऊ नृत्य शैली का प्रकार नहीं है। अब मैंने बताया था आप लोगों को छऊ 3 प्रकार के होते हैं, एक तो सरायकेला छऊ होता है, एक पुरुलिया छऊ होता है, और एक मयूरभंज छऊ। अच्छा, सरायकेला छऊ कहाँ का होता है, तो मैंने बताया था ये झारखंड का है, ये भी पूछा जाता है कहाँ का है। तो मयूरभंज छऊ उड़ीसा का होता है, और पुरुलिया छऊ
वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का है। तो ध्यान रखिएगा, पुरुलिया वेस्ट बंगाल, मयूरभंज उड़ीसा, सरायकेला झारखंड। तो पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा नृत्य शैली का नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ का है। मरवाही छऊ कहाँ का है, ये छत्तीसगढ़ का है। तो ये एक छऊ का प्रकार नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, द फॉल ऑफ स्पैरो निम्नलिखित से किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो सलीम अली की है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी ऑटोबायोग्राफी है, कपिल देव, मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ। तो ध्यान रखेंगे, द फॉल ऑफ स्पैरो किसकी है, सलीम अली की है। निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ऐसे जब आता है तो प्रियम्बल आंसर होता है, प्रस्तावना को होता है। लेकिन पूछा जाए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तब आंसर होता है हम लोगों का मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं, पूरे मौलिक अधिकार को नहीं, इतना ध्यान रखिए। आर्टिकल 32 को कहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 32 डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। लेकिन ऐसे डायरेक्ट पूछा जाए, नाम ना दिया जाए, तब आंसर प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था। तो आप लोगों को पता होगा कि गांधी जी ने मात्र एक बार कांग्रेस का अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस नंबर का अधिवेशन था, ये पूछा जाता है। तो 40वें नंबर का अधिवेशन था, 1924 में हुआ था, बेलगांव में हुआ था। गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ध्यान रखेंगे। और जस्ट इसके एक साल बाद 1925 में जो अधिवेशन हुआ था, कानपुर अधिवेशन ये हुआ था 1925 में। और सरोजनी नायडू जी, कौन, सरोजनी नायडू, ध्यान रखेंगे कि जो 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी ने की थी। और वो प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। दो क्वेश्चन बनता है, पहला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ध्यान रखेंगे वो एनी बेसेंट थी, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अच्छा, पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय महिला इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन अध्यक्ष थी, तो वो थी सरोजनी नायडू जी, 1925 में कानपुर अधिवेशन। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। और जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, बेलगांव अधिवेशन 1924 में होता, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी ने की थी। और ये कांग्रेस का 40वें नंबर का अधिवेशन था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित में से किसे गजल सम्राट कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे जगजीत सिंह। हालांकि पंकज उदास और मेहंदी हसन भी गजल से ही संबंधित है, लेकिन जगजीत सिंह जी जो हैं इन्हें गजल सम्राट कहा जाता है। 2003 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है, ये भी ध्यान रखेंगे। जगजीत सिंह को 2003 में पद्म विभूषण मिला है और इन्हें गजल सम्राट कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये है, ध्यान रखिए। द अनफॉरगेटेबल, जो आप लोगों को पता होगा अर्ध शास्त्रीय संगीत का संग्रह है द अनफॉरगेटेबल, वो किसकी है, वो जगजीत सिंह की ही है। अच्छा देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, मुश्ताक अली खान की आत्मकथा, मुश्ताक अली खान की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है। स्टेप फ्रॉम द हार्ट, प्लेइंग इट माई वे, या इनमें से कोई नहीं। तो क्रिकेट डिलाइटफुल जो है वो मुश्ताक अली खान की आत्मकथा है, ये ध्यान रखेंगे। और मैंने बताया सलीम अली की जो थी वो क्या थी, सलीम अली की अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है, द फॉल ऑफ स्पैरो, ये सलीम अली की है। और मुश्ताक अली खान की क्रिकेट डिलाइटफुल है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑटोबायोग्राफी किसकी है, तो कपिल देव की है। और प्लेइंग इट माई वे किसकी है, ऑटोबायोग्राफी, तो ध्यान रखेंगे किसकी है, सचिन तेंदुलकर। अच्छा, द रेस ऑफ माई लाइफ मैंने अभी बताया था, मिल्खा सिंह की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर करेंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।